क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ते हैं और आज हम जो है क्या देखेंगे बेटा, जो हमने अब तक देखा है उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे हम कि अभी तक हमने जो कवर किया है उसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है। कई बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं। नहीं बेटा, एनसीईआरटी को समझने के लिए कई बार हमें कॉन्सेप्ट को बाहर से लेना पड़ता है और हमको वहां तक जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचा कीजिए कि सर एनसीईआरटी के बिल्कुल बाहर चले गए, सर तो यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको नीट के लेवल का ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम एक अच्छी बात यह है कि अभी आपको पता है ना कि जो बच्चों का इनका नीट 2020 वाले बच्चों का एग्जाम हुआ है, तो मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी थी और वो सबसे पहले लेक्चर के पहले मैं आपको वो 4 लाइनें सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हम लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या ठीक। मतलब मुझे अच्छा लगा ये 4 लाइनें, तो मैंने कहा चलो मैंने खुद लिखा है तो आपको भी सुनाते हैं। आ मैदान में और आसमान की ओर देख, आ मैदान में और आसमान की ओर देख, ना और देख ना छोड़ देख, ना और देख ना छोड़ देख, सिर्फ विजय का शोर देख। पलट अपने दिन और पाले सपनों को, पलट अपने दिन और पाले सपनों को, चल योद्धा उठ, चल योद्धा उठ, आज या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। प्रण है कि हार नहीं मानेंगे, प्रण है कि हार नहीं मानेंगे, जीतने चले हैं तो जीत ही हासिल करेंगे, जीतने चले हैं तो जीत ही हासिल करेंगे। कैसा लगा के? चलिए, तो ये मैंने अभी उन बच्चों को बोला मैंने, अब मैं आपको ये लाइनें मैं आपको डेडिकेटेड करता हूं कि भाई ये आपके लिए लिखी है मैंने, ठीक है ना। अभी मैंने अपना वर्डिक्ट बदल दिया, उनके लिए भी लिखा था, आपके लिए भी लिखा है, क्योंकि आप भी कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और करते रहना है लगातार मेहनत हमको, क्योंकि हमें जीतना है। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प एक ही है, जीतेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जीतेंगे हम। मान लीजिए हम थोड़ा चूक भी जाते हैं ना तो हम सीखेंगे, ठीक है, पर हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है, हथियार नहीं डालेंगे। चलिए, तो एक काम करते हैं कि पिछली क्लास से कुछ क्वेश्चन करते भी लॉजिकल बात है कि पूछे बगैर कैसे आगे बढ़ जाऊंगा मैं, के कितनी मीठी मीठी बातें करूं, लेकिन लास्ट में आपको साथ में रैगिंग तो लेना पड़ेगा भाई। रैगिंग समझते हो, ठीक है ना। तो रैगिंग ये है, आज का आपका सब प्रश्न ये है कि आपको बताना है हमको कि जो इन्युलिन है वो किसका पॉलीमर है और जो इंसुलिन है वो किसका पॉलीमर है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इन्युलिन किसका पॉलीमर है और इंसुलिन किसका पॉलीमर है, ठीक है ना। आपको इन्युलिन किसका पॉलीमर है, इंसुलिन किसका पॉलीमर है, ये बताना है आपको, ठीक है। आपको बताना है कि एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन का संबंध किस पॉलीसेक्राइड से, आपको बताना है कि एमाइलोपेक्टिन का संबंध किस पॉलीसेक्राइड से, कौन से पॉलीसेक्राइड में आपको एमाइलोपेक्टिन देखने मिलता है आपको, ठीक है। फिर आपको बताना है काइटिन किसका पॉलीमर है, काइटिन किसका पॉलीमर है और कहां हमको देखने मिलता है, काइटिन किसका पॉलीमर है और कहां हमें देखने मिलता है, ये भी आप बतलाएंगे। समझ गए ना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now it's time to go inside the NCERT, ताकि आप घबरा ना जाएं, आप के घबरा कर भाग ना जाए कि अरे यार ये तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते सर के। तो चलिए एनसीईआरटी में झांक कर देखते हैं कि जो हमने कवर किया है वो एनसीईआरटी में है, किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो वो है ना एक वो बड़ा फेमस गाना है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो मैं उस गाने को ऐसे बोलता हूं कि एनसीईआरटी वाले बाबू जरा एनसीईआरटी दिखा दो, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इसमें। तो टेबल 9.4 हमारे सामने है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। आपको याद रखना है बेटा, एक कोई भी सेल होती है उसका एवरेज कंपोजिशन क्या होता है, तो वाटर 70 से 90% वाटर होता है, उसमें प्रोटीन जो है वो याद रखना, प्रोटीन 10 से 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% के आसपास है, लिपिड 2% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है बेटा के, और आयंस होते हैं वो 1% के आसपास, सारे के सारे आयंस मिला के 1% होते हैं, ठीक है ना। दिस इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। फिर नाउ
एनसीईआरटी पे आगे बढ़ रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, इनको समझते हैं। देखो बेटा, एक वर्ड आता है मेटाबोलाइट, मतलब वे सारे केमिकल जो मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं, वे सारे केमिकल जो मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होते हैं या मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, और दे प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन द मेटाबॉलिज्म, दे आर नोन एज द मेटाबोलाइट। के मेटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपापचय बोलते हैं इसको हम के, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें बेटा शामिल होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। के एनाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल का बनना और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल का टूटना। क्या हिंदी में बोलते हैं एनाबॉलिज्म को उपचय बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म को हम अपचय बोलते हैं के। तो बेसिकली जो भी सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, दैट ऑल कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिज्म में आता है वो, ठीक है ना। The most exciting aspect of chemistry deals with the isolating thousands of compound, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them के। अब देखो, मैं बता दूं आपको कि मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि सबसे जो सच है, सबसे बड़ा जो सच है, जो ट्रूथ है, साइंस का सबसे बड़ा ट्रूथ है, वो है केमिस्ट्री। क्या, ठीक है, रसायन शास्त्र। फिजिक्स में हम देखते हैं बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, तो फोर्सेस को हम महसूस करते हैं पर एग्जैक्टली हम देख नहीं पाते हैं। फोर्सेस जो है हमारे लिए काम करते नजर आते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में हम देखते भी हैं क्या हो रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या टूट रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, और केमिस्ट्री से ही जो है सब कुछ बना हुआ है। चाहे ह्यूमन बॉडी बोले, जमीन बोले, अर्थ बोले, हमके कुछ ही बोले, हमके एवरीवेयर देयर इज ए मैटर एंड एनर्जी। याद है आपको शुरुआती क्लास के, तो हमने मैटर और एनर्जी के ऊपर बात किया होता वहां पे। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि दुनिया भर के रसायन शास्त्री जो केमिस्ट है, वो जो केमिस्ट्री के ज्ञाता है, बायोकेमिस्ट जो केमिस्ट है या जो बायोलॉजी के ज्ञाता है, वे सब के सब जब भी कभी किसी चीज की स्टडी करते हैं, फाइनली द रीच एट द लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल के। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप कोई बीमारी को भी समझ रहे हैं ना, तो फाइनली आप मॉलिक्यूल के लेवल पे पहुंच जाते हैं। आपने कहा कोरोना वायरस, तो आपने देखा करे इसके अंदर वायरस में ये एंटीजन बनेगा, ये एंटीबॉडी बनेगा, वायरस में ये इन्फेक्टेड पार्ट होता है। नाउ यू ऑलवेज कम टू द लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल के। हर बार आप मॉलिक्यूल के लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो साइंटिस्ट, दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि लिविंग सेल के अंदर जो है क्या क्या प्रेजेंट है। क्या हम लेबोरेटरी के अंदर लिविंग सेल को बना सकते हैं? क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं? यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया आर्टिफिशियली क्रिएट कर पाए, क्लोरोप्लास्ट आर्टिफिशियली क्रिएट कर पाए, तो ऐसी मशीनें बनेंगी जो कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल सनलाइट से वो सारा काम कर लेंगी। हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, हम समझते हैं, तो हमने बहुत हद तक चीजों को डिकोड करना शुरू कर दिया हमने। लेकिन अभी भी अभी भी एक लिविंग सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें, तो उस लिविंग सेल के पूरे केमिकल को समझने के बावजूद हम लेबोरेटरी में वैसी लिविंग सेल को हम बना नहीं सकते। तो सेल के अंदर हजारों प्रकार के जो केमिकल्स हैं, छोटे बड़े कंपाउंड हैं, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं और उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक काफी हद तक जो है प्रोटीन को समझ चुके हैं, ठीक है, सेलुलोज को समझ चुके हैं, उनको लेबोरेटरी के अंदर बनाना भी सीख चुके हैं उनके। तो हम बहुत हद तक, यदि हम आज से 500 वर्ष पुराने नॉलेज की बात करें, तो हम बहुत आगे आ चुके हैं और अगले 500 वर्षों में बहुत ही आगे होंगे, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हाल ही में मैंने एक जो है वो एक नेशनल ज्योग्राफिक में मैंने एक केमिस्ट्री का शो देखा। मैं नाम भूल रहा हूं शो का। उसमें उन्होंने बताया भी बकायदा कि पूरे के पूरे लिविंग सेल में सब कुछ उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया के, एंड व्हाट दे फाउंड कि देयर इज समथिंग इज मिसिंग, दैट इज 0.113%, ठीक ना। वो कहते हैं ये खाली है, वो कहते हैं ये जो 0.113% कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। सबको जोड़ने के बाद सारे केमिकल को उन्होंने सुपर कंप्यूटर का हेल्प लिया, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने सारा का सारा उन्होंने जो है प्रॉपर एनालिसिस किया। बोलते हैं यार कुछ खाली है 0.113% के आसपास, ये क्या है? तो एक साइंटिस्ट जवाब देते हैं, आई थिंक दैट्स वी। यही वो है जो हमें बना रहा है, यही वो है जो जिंदा रखे, और इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। सोचिए,
यानी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमने पूरी सेल के सारे केमिकल देख लिए, सब कुछ कर लिया हमने, पर कुछ ऐसा है जो बहुत थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है। पर वो क्या है? वही सॉल है क्या? वही आत्मा है क्या? वही वाइटल फोर्स है क्या? क्या है वो? हम नहीं जानते और हमें मिला भी नहीं वो, पर कुछ तो है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है वो, कुछ लेकिन मिसिंग है। अब वो हमारा यहां पर विषय नहीं है। अभी केवल मैं चाह रहा हूं आपसे कि आप जो पढ़ रहे हैं ना उसमें इंटरेस्ट लें आप, कि कुछ क्या ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनको हम आइडेंटिफाई अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। देयर में भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए, इफ वन वेयर टू मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच ए लिस्ट वुड हैव thousands of organic compound including amino acids, sugar के यदि हमें बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाने का काम मिले तो हम थक जाएंगे। बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे के, बड़ी लंबी चौड़ी सूची है ये। ठीक है ना, केवल शुगर बोलने से काम नहीं चलेगा, शुगर के सारे वैरायटी भी आपको लिखने पड़ेंगे अंदर उसमें। ठीक है, तो हम पाएंगे कि हमें वेरियस टाइप के अमाइनो एसिड मिलेंगे, वेरियस टाइप के शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे, हमें बहुत सारे हमको जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, We can call these biomolecules as metabolite। हम इन बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट कह सकते हैं। ठीक है ना, क्यों हमने बेटा मेटाबोलाइट कहा है इसको हमने? क्योंकि ये लिविंग सेल के लिए, जो लिविंग है, जो जीवित कोशिका है, उसके अंदर कई हजारों प्रकार की केमिकल रिएक्शन चल रही होती है और उन केमिकल रिएक्शन में ये केमिकल रोल प्ले करते हैं। ये उन केमिकल रिएक्शन में ये केमिकल्स जो है रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनको हम मेटाबोलाइट कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, in animal tissue one notice the presence of all such categories of compounds shown in the figure 9.1। देखते हैं फिगर 9.1, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं बेटा, है ना। क्या देख रहे हो बेटा इसमें? आप देख रहे हो ये क्या लिस्ट है? ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट के। अब आपको बता दूं मैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट का मतलब होता है कि इसके क्या काम करते हैं, क्या इनका पर्पस है, क्या इनका उद्देश्य है सेल के अंदर। ठीक है, कैसे इनकी फंक्शनिंग है, वो सब कुछ हम जानते हैं कि हाउ दे प्ले रोल, देयर रोल इन द मेटाबॉलिज्म, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्यों ये बनते हैं सेल के अंदर, क्या इनका पर्पस है, क्या इनका उद्देश्य है, सब जानते हैं हम, इसलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट है। हम कहते हैं इनके बगैर तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी सेल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मैंने आपसे कहा शुगर मॉलिक्यूल, भाई आप एनर्जी की बात करें, आप डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, आपको शुगर इज एवरीवेयर के सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें आप यहाँ पे के, तो हम कहते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल की बात की आप देख रहे हैं इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपको ग्लूकोज और राइबोज, ग्लूकोज और आपको राइबोज दिखाई पड़ रहा है कि ये है ग्लूकोज, पहला वाला है ग्लूकोज, दूसरा है राइबोज। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, फिर हमने कहा एमाइनो एसिड सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें एमाइनो एसिड दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, एक ग्लाइसिन है, दूसरा एल्निन है, तीसरा जो है वो सीरिन है, उनको भी देख रहे हैं यहाँ पे आपके एमाइनो एसिड सेट के। फिर देख रहे हैं हम नीचे, हमें दिखाई पड़ रहा है ये पामिटिक फैटी एसिड दिखाई पड़ रहा है, दैट इज दी पामिटिक एसिड, सारे के सारे ना ये सब कुछ वही लिया हमने जो एनसीईआरटी में रखा है। ठीक है ना, उसी का इमेज है। फिर ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है। ठीक है, देन दिस इज दी फॉस्फोलिपिड, आईएमपी है, ये फॉस्फोलिपिड दिखाई पड़ रहा है। फिर ये आपको 17 कार्बन रिंग, नाम बताओ फटाफट कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो 17 कार्बन रिंग होती है उसका नाम क्या होता है? लिख भेजिए नाम, कमेंट में नाम लिखिए, बताइए कि कोलेस्ट्रॉल में जो 17 कार्बन रिंग है बेटा उसका नाम क्या है? भूलना नहीं, भूलना मना है, पिटाई लगेगी भूलने पे। क्या तो आई एम वेरी सीरियस कि पिटाई लगेगी भूलने पे ना, ये है ना। कोई सिस्टम ढूंढ रहे हैं हम लोग भी, कोई सिस्टम मिल जाए तुम्हारे कान पकड़ के कि मोबाइल में से जो है वो, मैं ओप्पो वालों को सजेशन देता हूं भाई, ओप्पो वाले और रियलमी वाले, जियोमी वाले, एमआई वाले, जितने भी मोबाइल फोन कंपनी है, सुन लो, बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर पढ़ने लगे आजकल। कोई सिस्टम बनाओ हमारे टीचर के लिए, ताकि मोबाइल पे सुनते सुनते जो है ना भाई, कि भाई जो ईयरफोन हो ना उसमें कुछ निकले उसमें से और कान पकड़ के बरोड़ दे, गलत उत्तर क्यों बताया। ठीक है, ठीक तो है ना। तो ऐसा कोई फीचर काश आ जाए तो पढ़ाने का मजा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, फिर सारे लोग अलर्ट रहेंगे। फिर चलिए, फिर
तो ये तो हमने, फिर हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमने नाइट्रोजन बेस की बात की, हमने कहा था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एडेनिन, ठीक है, और हमने देखा एडेनिन प्यूरिन है, फिर हमने एडेनोसिन को देखा, हमने जो नाइट्रोजन बेस उसको देखा, हमने एड्रेनालिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड को देखा हमने यहाँ पे के, यूरेसिल को देखा यहाँ पे हमने, पायरिमिडीन के और यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड को देखा हमने यहाँ पे के। तो ये हमने जो भी इमेजेस एनसीईआरटी में दे रखे थे ना बेटा, उनको हमने एक साथ यहाँ पर देख लिया। तो दीज ऑल आर दी प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो हमें इनमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये सभी के सभी क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, मतलब इनके क्या काम है सेल के अंदर, क्या इनकी फंक्शनिंग है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं। However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these called primary metabolite। ठीक है ना, देखिए मैंने कहा ना, जब कभी हम सेल के अंदर स्टडी करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम कहते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा हमको कई सारे ऐसे केमिकल देखने मिलते हैं जिनके बनने का पर्पस क्या है हमें समझ में नहीं आता है। क्यों बने, क्योंकि वो सेल के जो प्लांट सेल बन रही है, जो भी सेल है उसके अंदर उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। फिर वो क्यों बने, जैसे कि एल्कलॉइड की बात करें हम, फ्लेवोनॉइड्स की बात करें हम, रबर की बात करें हम, एसेंशियल ऑयल की बात करें हम, एंटीबायोटिक्स की बात करें हम, कलर्ड पिगमेंट की बात करें हम, सेंट की बात करें हम, गम्स की बात करें हम, स्पाइसेस की बात करें हम, इनके पर्पस जो है वो मेटाबॉलिज्म से आगे बढ़कर होते हैं। इनके सुनना बात करके, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मतलब हम लिविंग रिएक्शंस की बात करते हैं जो एक सेल के अंदर ऑपरेट हो रही होती है, उसमें प्राइमरी मेटाबॉलाइट रोल प्ले करते हैं। अब मान लीजिए एक फल जो है वो कलरफुल है, उसमें पिगमेंट बना, तो मालूम है वो फल कलरफुल है तो उसका, उस रंग का, उस कलर का मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है कि वो अंदर कोई मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेगा। उसका रोल इतना भर है कि उस फल को देखकर एनिमल अट्रैक्ट होकर वहां पहुंचेगा, फल को खा लेगा। वो फ्लावर में से सुगंध आती है, सेंट रिलीज होता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को, ताकि वो वहां पे विजिट करे। लेकिन मेटाबॉलिज्म में उस केमिकल का कोई रोल नहीं है कि, तो हम पाते हैं कि कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, अलग अलग एनिमल से, अलग अलग जो है हमको ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि जो सॉइल बैक्टीरिया है, जो मिट्टी का बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया है, वे एंटीबायोटिक का बड़ा सोर्स है। कई फंजाई एंटीबायोटिक का बड़ा सोर्स है। अब उनमें से हमें दवाएं मिलती हैं कि, तो वो दवाओं का क्या रोल है कि वो उनके अंदर क्यों बनी दवाएं। तो ये एक्चुअली में ये यहां पर मुद्दा आ जाता है इकोसिस्टम का, कि ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करने के दौरान कई बार केमिकल्स को बनाते हैं, लेकिन उसका उस जीव के मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है। तो ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा देखिए। However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, जब एक व्यक्ति प्लांट सेल, फंगल सेल और माइक्रोबायल सेल का एनालिसिस करता है तो पाता है कि उसके अंदर जो है हजारों प्रकार के ऐसे केमिकल मिलते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा होते हैं, उससे अलग होते हैं, जैसे एल्कलॉइड होते हैं, फ्लेवोनॉइड होते हैं, रबर होता है, एसेंशियल ऑयल होते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल जो होते हैं बेटा ये वोलेटाइल होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होते हैं, और यही फ्लावर में सुगंध का कारण भी होते हैं कि जिन ग्लैंड से एसेंशियल ऑयल निकलते हैं उन ग्लैंड्स को हम ऑस्मोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोफोर कहते हैं। फ्लावर पर ऑस्मोफोर ग्लैंड पाई जाती है जिनसे एसेंशियल ऑयल रिलीज होते हैं। ठीक है ना, जो फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पाइसेस बनते हैं, गम्स बनता है, सैंड बनता है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जैसे आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गाजर है, मिर्ची है, आप देख रहे हैं कि येलोइश कलर दिखाई पड़ रहा है, ऑरेंज कलर दिखाई पड़ रहा है आपको के, ये सब क्या है, ये सब है केरोटीन के। अल्फा केरोटीन होता है, बीटा केरोटीन होता है, क्या ल्यूटीन होता है, लाइकोपीन होता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर जो पिगमेंट, टमाटर के अंदर जो पिगमेंट है, टोमेटो के अंदर जो पिगमेंट है वो क्या है बेटा, वो है, ठीक है, वो पिगमेंट क्या है, वो पिगमेंट है टोमेटो में जो है वो है लाइकोपीन। ठीक है ना, फिर गाजर के अंदर, कैरेट के अंदर क्या है, कैरेट के अंदर जो है वो क्या है बेटा, कैरेट में क्या है, कैरेट में है बीटा कैरोटीन। ठीक है, कैरेट में बीटा कैरोटीन है। तो ये कैरोटीन, अब ये जो कैरोटीनॉइड होते हैं ये अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना। बीटा कैरोटीन आपको जो है वो सभी तरह के प्लांट जो है वो एल्गी के अंदर, सभी तरह के प्लांट सेल में आपको बीटा कैरोटीन देखने मिलता है। तो ये क्या केमिकल है, ये केमिकल है बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा ये केमिकल हो गए आपके कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल दो तरह के होते हैं बेटा, ये एक होते हैं कैरोटीन होता है, ठीक है, दूसरा होता है जेंथोफिल होता है। ठीक है,
कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एक होता है कैरोटीन, दूसरा होता है जेंथोफिल। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट। क्या देख रहे हैं हम? एंथो ना, ये जो आपका कलर है ये इट इज ड्यू टू दी एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये जो आपको पर्पल कलर दिखाई पड़ रहा है बेटा गोभी के अंदर, ये एंथोसाइनिन पिगमेंट का कारण होता है। जो आप बेरीज के अंदर, जो बेरीज होती हैं उनके अंदर आप जो कलर देख रहे हैं इट इज ड्यू टू दी एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, इट इज ए वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। और ये आपको सेंट्रल वैक्यूल में देखने मिलता है, आपको ये सेंट्रल वैक्यूल के अंदर आपको ये देखने मिलेगा। ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल में आपको बेटा ये देखने मिलेगा। क्लियर? ठीक है। अब ये भी क्यों बना? इसका सेल की अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, लेकिन बनाए कोई पर्पस से बनाए। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन केमिकल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली आप देख रहे हैं अफीम। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं अफीम। ठीक है, अफीम की खेती देख रहे हैं यहां पे हम। ठीक है, उससे अफीम से क्या मिलता है हमें? अफीम से हमको मिलता है मॉर्फिन। उससे क्या मिलता है हमको? उससे हमको मिलता है मॉर्फिन मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम जो है एक पेन किलर के रूप में करते हैं। दवा है हमारे लिए के मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन जो होता है वो एक पावरफुल पेन किलर होता है। क्या मिला? मैंने कहा अनराइप फ्रूट, कच्चे फल के जो अनराइप फ्रूट है, अनराइप फ्रूट जिसको कैप्सूल बोलते हैं, किसका बेटा? पैपेबर सोमनीफेरम, पेपेबर सोमनीफेरम फैमिली पेपेबरेसी के पेपेबर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट कहलाता है। अफीम का पौधा होता है बेटा, और इसके कच्चे फलों से जो है वो लेटेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूधिया पदार्थ निकालते हैं। लेटेक्स देख रहे हैं आप, ये लेटेक्स निकालते हैं, इसे कलेक्ट करते हैं और इससे मिलता है मॉर्फिन। के मॉर्फिन को प्रोसेस करने पर हेरोइन बनता है, डाइएस्टाइल मॉर्फिन बनता है। मॉर्फिन का इस्तेमाल हम दवा के रूप में भी करते हैं, कई लोग इसका इस्तेमाल एडिक्शन के रूप में भी करते हैं। इसका सबसे अधिक कल्टीवेशन अफगानिस्तान के अंदर होता है। ठीक है, फिर देखिए ये वो केमिकल हैं जो प्लांट के अंदर बन रहे हैं, पर क्यों बन रहे हैं नहीं मालूम, पर हमारे काम आ रहे हैं। अरे हमारे लिए बहुत अधिक कमर्शियल इंपॉर्टेंस है इसका। फिर आप देख रहे हैं टर्पेनॉइड्स को देख रहे हैं आप। क्या देख रहे हैं आप जो केमिकल देख रहे हैं ये हैं टर्पेनॉइड्स। ठीक है, टर्पीन्स के, टर्पेनॉइड्स के डिफरेंट वैरायटी के टर्पेनॉइड दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहां पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ग्लाइसराइजिन है, ग्लाइसराइजिन जो टर्पेनॉइड है ये क्या होता है? ये मुलेठी सुना आपने? मुलेठी, लिक्योराइस या मुलेठी, गला खराब होने पर चूसने वाली जड़ी बूटी होती है, उसे मुलेठी बोलते हैं हम। लिक्योराइस कहते हैं, मुलेठी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो केमिकल है वो ग्लाइसराइजिन होता है। ठीक है, फिर आप जो ककड़ी खाते हैं या आप लौकी खाते हैं उसमें जो कड़वापन होता है कई बार वो कुकुरबिटीन के कारण होता है, वो कुकुरबिटासिन के कारण होता है। ठीक है ना, टर्पीन्स होते हैं एक तरह के। फिर आपके जो मलेरिया में सबसे इफेक्टिव दवा है वो सिनकोना नहीं है, क्लोरोक्विन के अलावा हॉस्पिटलाइज पेशेंट में सबसे इफेक्टिव दवा है वो है आर्टिमिसिन। क्यों इफेक्टिव दवा है? क्योंकि कई मलेरिया के प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं जो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस होते हैं, जो क्लोरोक्विन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो वैसे में हम सेफर दवा इस्तेमाल करते हैं, वो होती है आर्टिमिसिन होती है, जो आर्टेमिशिया प्लांट से मिलती है। एंटी मलेरियल ड्रग है आप देख रहे हैं आपके। ठीक है, फिर तो जो है और पैक्लीटेक्सॉल जब दवा होती है ये एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या है बेटा? ये एक एंटी कैंसर ड्रग है के। पैक्लीटेक्सॉल जो है वो एक एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर ड्रग होती है के। आप सोचिए ना, हमको क्या मिल रहा है? हमें प्लांट, हमको कितना अद्भुत है कि प्लांट हमको फल देता है, सब्जियां देता है और साथ में हमें दवाएं देता है। आपको बता दूं मैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा आयुर्वेदिक का नॉलेज जो है वो ज्यादा काम का नहीं है। मैं कहता हूं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर होके कहता हूं, मैं जो है वो मेडिसिन का डॉक्टर होके कहता हूं कि आई एम बेसिकली डायबिटिस्ट, मैंने एमबीबीएस किया है, देन मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया है। मैं आपको तब मैं कहता हूं आपसे कि आयुर्वेदिक का नॉलेज बहुत ब्रॉड था, हमारे पास लिटरेचर मिसिंग है, लिटरेचर जला दिया गया, हमारे पास में प्रॉपर एविडेंसेस को रखा नहीं गया। और एक जमाने में वैद्य इतने एक्सपर्ट हुआ करते थे कि कई बीमारियों का इलाज उनके पास था, लेकिन बात वही थी कि गुरु ने शिष्य को पूरा नहीं सिखाया और शिष्य ने सहेज कर नहीं रखा, तो कोई नॉलेज खो गया। ब्रिटिश लिटरेचर की खास बात है कि उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा गया, उसको बहुत बात की बात है कि जिस जमाने में जो यूरोप के लोग आपस में
लूट लूट कर जो है खा रहे थे, एक दूसरे का सामान लूट रहे थे। उस जमाने में भारत के अंदर बड़े बड़े राज्य थे, भारत के अंदर जो है बड़े बड़े हाथी, सोना चांदी सब था भारत करके। तभी तो आप बताओ ना, कोलंबस भारत खोजने क्यों आ निकला भाई, ठीक है। हर आदमी इंडिया की खोज में क्यों निकला था? अरे हम थे अमीर, हमको जो है हमारे ऊपर जो है, और हम हैं अभी भी। अभी मैं कहता हूं कि वक्त जो होता है ना वो एक समान नहीं रहता, वक्त बदलता है कि आज अमेरिका और यूरोप Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. डेवलप्ड कहे जाते हैं। हम चाहेंगे ना बेटा, तो एक दिन इंडिया का वीजा मिलने में दिक्कत होगी इन लोगों को। इनको इंडिया आना होगा ना, तो अरे यार इंडिया में पढ़ने मिल जाए एक बात के, तो लाइफ बन जाएगी के। अरे हम हमारे वो अमेरिकन से बोले एक दिन कि माय सन इज इन इंडिया। ओह योर सन, आज बोलते ना कि बेटा कहाँ आपका? हमारा बेटा टेक्सास में यूएसए में काम कर रहा है। अरे वाह, कहाँ है? डॉक्टर है। कहाँ? क्लीवलैंड में। वाओ, ऐसा एक दिन वो बोलना चाहिए, समझ गए ना? ठीक। तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जड़ी बूटियों का जिसके बारे में आज भी खोज चल रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था। हम देख रहे हैं ना, देखो आप खुद देख रहे हो ना कि जो है कई प्लांट है, जैसे मैंने आपसे कहा जो टर्पनॉइड इनके अंदर मिल रहा है, जैसे हमने कहा माइजस प्लांट है, उससे हमको जो है पैक्लिटेक्सोल मिल रहा है, एंटी कैंसर ड्रग है के। फिर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि आपके स्ट्रॉबेरीज के अंदर जो है, हम आपको बता दो बेरीज जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल है, स्ट्रॉबेरी हुआ, ब्लूबेरी हुआ, ब्लैकबेरी हुआ, इनमें ऐसे टर्पिनॉइड्स ऐसे केमिकल होते हैं इनके अंदर जो एंटी एजिंग केमिकल होते हैं, जो उम्र को के बढ़ने को धीमा करते हैं इनके, यानी जो आपके एजिंग इफेक्ट है उसको वो स्लो डाउन करते हैं। तो इसलिए कई फिल्म स्टार्स होते हैं या कई जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वे अपने ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ बेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या स्ट्रॉबेरी, ऐसे बेरीज का वो इस्तेमाल करते हैं। इनके कितना इफेक्टिव है ये बता पाना मुश्किल है कितना किस डोज में, लेकिन ये इनमें एंटी एजिंग केमिकल पाए गए। ठीक है, ये टर्पनॉइड्स हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेमन ग्रास ऑयल की, हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है लेमन ग्रास ऑयल के। लेमन ग्रास ऑयल जो है वो प्लांट से मिलता है, सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस, सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस। ठीक है, ये प्लांट है सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस प्लांट है, इससे लेमन ग्रास ऑयल मिलता है हमको के। उसकी लीफ से मिलता है, उसके स्टॉक से मिलता है, उसकी रूट से भी निकालते हैं हम इसको के। और ये जो ऑयल होता है इसमें मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसमें आप देखिए कई लोग जब चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो उस चाय के अंदर वो लेमन ग्रास डालते हैं। जैसे भारती कभी चाय बनाती है ना, तो भारती क्या करती है, हमारे घर में उसने लेमन ग्रास प्लांट लगा रखा उसने। तो जब भी कभी हमारे घर में बहुत कम मौका ऐसा आता है कि भारतीय चाय बनाती है, ठीक है। सबसे अधिक चाय घर में कौन बनाता है आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य पड़ जाएंगे कि सबसे अधिक चाय बनाने का काम मेरे ऊपर आया है, ठीक है। जब ये जो है ना इस कोरोना काल ने है ना सबके अपने अपने काम डिसाइड कर दिए, तो मेरा वर्क है सुबह उठने के बाद अपने खुद की चाय तो मैं बनाता हूँ, उसके बाद भारतीय उठती उसकी भी चाय बनाता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग टाइम में 3-4 बार में, जब जितनी बार भी घर में हमारे मतलब 3 या 4 बार तो हम लोग चाय पीते हैं, टी लेते हैं, तो वो काम मेरा है। लेकिन जब भारतीय चाय बनाएगी ना तो सबसे पहले वो जाएगी उसके बगीचे में, उसने जो है अलग अलग बालकनी में लगा रखे हैं प्लांट, उसने जाएगी और वहां से लेमन ग्रास तोड़ के लाएगी, उसमें डालेगी और उसकी चाय में एक अलग तरह की सुगंध आती है, वो लेमन ग्रास के कारण आती है, ठीक है। मेडिसिनल यानी वो इसका यूज जरूर करती है। तो कई लोग लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल करते हैं, तो लेमन ग्रास इसमें भी कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज होती है इसके अंदर भी, ठीक है ना। देन कम टू दी टॉक्सिन जहर। देखिए इसका चेहरा गौर से देखिए आप, इसका चेहरा आपको राक्षस के समान नहीं दिख रहा क्या? के ये पूरा चेहरा नहीं बना है, ये एक फ्रूट का शेप है जिसके अंदर से एक जो है वो आपने सुना है बेटा रत्ती बोलते हैं, जो सुनार लोग होते हैं जो सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, वह एक वर्ड यूज करते हैं, रत्ती वर्ड यूज करते हैं, रत्ती वर्ड यूज करते हैं, जिसको आज के जमाने में हम कैरेट इस्तेमाल करते हैं, कुछ यूज करते हैं, वो रत्ती वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनके तो तोलने के लिए। तो एक्चुअली में पहले के जमाने में जो सोना चांदी या ज्वेलरी को तोलने का काम था ना, वो रत्ती से हुआ करता था। और इन सीड की खास बात है कि इनके आकार में और इनके वजन में वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब
99.9% इनके सभी सीड का आकार बराबर होगा, सभी सीड का वजन बराबर होगा, इसलिए इसको पैमाने के तौर पे, नापने के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया कि ऐसा माना गया कि सबसे हल्का वजन, लाइट वेट जो होता है वो रत्ती का होता है। किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। एब्रस प्रेक्टोरियस प्लांट का नाम है, एब्रस प्रेक्टोरियस प्लांट का नाम है, एब्रस प्रेक्टोरियस, एब्रस प्रेक्टोरियस। मैं आपको शीट में दे दूंगा, चिंता मत कीजिए कि एब्रस प्रेक्टोरियस जो है प्लांट का नाम, उससे हमको ये मिलता है रत्ती के। एब्रिन, उसमें क्या होता है? इसमें एब्रिन टॉक्सिन इसके अंदर होता है। इतना जहरीला है, आप देखिए इस फल का शेप भी बता रहा है, यदि खा लिया ना तो बचा पाना मुश्किल है, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टॉक्सिन, भयंकर जहरीला है, मतलब समझ लीजिए आपके, ठीक है। टॉक्सिन कौन सा होता है इसमें? एब्रिन टॉक्सिन होता है इसमें। देन इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो कैस्टर बीन होते हैं, अरंडी के बीज बोलते हैं इसको हम, अरंड या अरंडी के बीज कहते हैं, इनके साइंटिफिक नेम होता है रिसिनस कम्युनिस, उसके सीड होते हैं। इनके अंदर भी जो टॉक्सिन होता है उसका नाम होता है रिसिन, रिसिन देखने मिलता है इसके। और रिसिन जो होता है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द, यदि हाई कॉन्सेंट्रेशन में इस टॉक्सिन को किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। तो रिसिन जो होता है इट इज ए टॉक्सिन, और इसका भी मेडिसिनल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, चिकित्सा में इसका इस्तेमाल, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट केमिकल, कॉन्कावैलेंट ए। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? अभी हम आगे बात करेंगे, अभी समझते सुनते जाओ, ठीक है ना। अरे हम क्या बात कर रहे हैं। फिर एक केमिकल होता है बेटा कॉन्केवैलेंट ए, ये एक तरह का लेक्टिन होता है। लेक्टिन, लेक्टिन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। लेक्टिन मींस कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, के जिसको हम जैक बीन से निकालते हैं, कौन जो है वो कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। जैक बीन कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस से निकालते हैं। ये लेग्यूम लैक्टिन, इट इज ए मेंबर ऑफ लेग्यूम लैक्टिन फैमिली का मेंबर होता है के। और इसमें क्या होता है बेटा, इसकी खास बात क्या होती है, ये जो है वो हमारी बॉडी में टी सेल को स्टिमुलेट करता है। ये केमिकल होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है टू स्टिमुलेट टी सेल। इनका हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इनका हम जो है इन्फेक्शन के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लैक्टिन केमिकल होते हैं जो कैनावेलिया इंसिफॉर्मिस से मिलते हैं। और ये इनकी एबिलिटी ये होती है कि हमारी बॉडी में ये टी सेल, जो टी लिम्फोसाइट है, उनको वो स्टिमुलेट कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पर दवा के रूप में करते हैं, ठीक है। ये कॉन्केवैलेंट ए होते हैं। देन नेक्स्ट केमिकल है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन ऐसे केमिकल होते हैं जो एंटी कैंसर एजेंट होते हैं के। ये वास्तव में साइटोटॉक्सिक केमिकल होते हैं, ये सेल को डिवाइड करने से रोकते हैं के, और इनका इस्तेमाल हम जो है वो एंटी कैंसर दवा के रूप में करते हैं के। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा में करते हैं के, कार्सिनोमा में, कैंसर में करते हैं इस काम के। और ये जो होते हैं ये बेसिकली वैरायटी ऑफ कैंसर में के ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये सेल डिवाइड होने से ये रोकते हैं के। तो एंटी कैंसर एजेंट होते हैं विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। किससे मिलते हैं ये? जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम होता है विंका रोजिया। विंका रोजिया प्लांट से ये मिलते हैं, ठीक है। किससे मिलते हैं ये? विंका रोजिया प्लांट से मिलते हैं हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी। हम सबने देखा हुआ है कि हल्दी, टर्मरिक या हल्दी जो है हमको किससे मिलता है? कुरकुमा लोंगा प्लांट। प्लांट देखो बेटा, सोर्स से याद रखना, ठीक है, बता रहा हूं मैं, शीट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, पर आप याद रखना सोर्स के। कुरकुमा लोंगा प्लांट के राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम के राइजोम जो है वो से मिलता है हमको। किससे? राइजोम से हमको मिलता है टाइप के। तो ये हमको राइजोम, ड्राइड राइजोम से मिलता है हमको। और ये क्या होता है बेटा, ये इससे जो टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक हल्दी हुए, उसके अंदर जो केमिकल होता है उसे हम कुरकुमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम कुरकुमीन बोलते हैं। और कुरकुमीन जो होता है बेसिकली इसके अंदर कई सारी मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है। आज देखा ना आपने कि आज मार्केट में हल्दी के कैप्सूल भी अवेलेबल है, हल्दी के कैप्सूल भी मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल के रूप में होता है। कभी आपने देखा होगा कोई इन्फेक्शन होता है तो दूध में हल्दी मिला के पिलाते हैं, हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, उससे इन्फेक्शन या घाव जल्दी भराता है उसमें। और ये स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वेट मैनेजमेंट के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हल्दी में बहुत सारी मेडिसिन वैल्यू होते हैं, इसलिए आप देखेंगे घर में जब भी खाना बनता है तो खाने में हल्दी जरूर डलती है। देखिए हम इंडियंस का डाइट इतना अच्छा है, इंडियंस का फूड फैंटास्टिक फूड है। यदि हम जो है वो केवल तेल और घी का अमाउंट थोड़ा कम कर लें और अपना वर्कआउट बढ़ा दें हमके, तो इंडियन डाइट इज बेस्ट डाइट। उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज होती है। तो हमारे इंडियन फूड में जब देखेंगे सब्जी जब भी बनती है उसमें हल्दी जरूर पड़ती है, और हल्दी में जो है ये सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपकी जो मम्मी
खाना पकाती है ना घर में, मम्मी को बोलेगा मम्मी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनके सी इज बेस्ट फिजिशियन की आपको बीमार देखो। मेरे जैसा डॉक्टर क्या होगा, जब कोई बीमार पड़ जाएगा उसका इलाज करेगा, पर मम्मी ऐसी डॉक्टर है जो बीमार नहीं पड़ने देती, जो बीमार नहीं पड़ने देती, क्योंकि वो दवाओं का इस्तेमाल करती खाने में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचुरल रबर पर बात करते हैं हम, प्राकृतिक रबर। ठीक है, जो नेचुरल रबर है, ठीक है, ये मिलती है हमको हीविया ब्राजीलियंसिस प्लांट से मिलती है हमको। फैमिली यूफोर्बेसियस की होती है, फैमिली यूफोर्बेसी, हीविया ब्राजीलियंसिस प्लांट से मिलती है। उसके प्लांट के स्टेम में हम एक कट लगाते हैं, और कट लगाने पर जो है उसमें जो लेटेक्स वेसल्स होती है वो कट जाती हैं। उनसे क्या निकलता है, उनसे लेटेक्स निकलता है, और इस लेटेक्स को हम इकट्ठा करते हैं और इससे हमको नेचुरल रबर मिलती है। नेचुरल रबर जो होती है एक पॉलीमर होती है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन केमिकल, ये आइसोप्रीन केमिकल की पॉलीमर होती है। नेचुरल रबर जो है, प्राकृतिक रबर एक पॉलीमर होती है, आइसोप्रीन की पॉलीमर होती है। इसका इस्तेमाल हम कई चीजों में करते हैं। ठीक है। देन आपने देखा होगा कि गांव में और जो है शहरों में भी ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म के बाद यानी बच्चा जब जन्म होता है तो मां को जो है वो विशेष प्रकार के लड्डू, मां को जो है विशेष तरह के लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं। ठीक है, और वो लड्डू जो है वो कैसे होते हैं, उनमें गोंद होती है, सफेद मूसली होती है, हरड़ होता है उसके अंदर, सोंठ होता है उसके अंदर, गुड़ होता है उसके अंदर, और ड्राई फ्रूट होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी मदर का जो है वो खर्च हो चुका होता है बच्चे के जन्म के दौरान के और उस पूरी प्रोसेस में, तो उसको रिकवरी, फास्ट रिकवरी हो, साथ में कोई इन्फेक्शन ना लग जाए और बॉडी का इम्यूनिटी हायर साइड रहे, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो है वो ऐसे लड्डू दिए जाते हैं। और ये लड्डू जो होते हैं इनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है कि आज क्या करते हैं लोग, मैंने देखा कि लोग बाग ना आजकल जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ना, तो हमारी जड़ों से संबंध खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं ना, तो मैंने देखा कि एक किसी कपल को मैं जानता हूं यहाँ पे, जो मतलब मेरे पेशेंट भी हैं, उनके फादर पेशेंट, तो उन्होंने बताया कि वो फादर उनके रहते हैं बिहार में कहीं रहते हैं, लेकिन वो फैमिली यहाँ पे बस पर दोनों लोग एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करते हैं। उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ और उनकी कोई सिस्टर विस्टर साथ में आ गई, छोटी सिस्टर उनकी, तो उन्होंने लड्डू क्या किया, उन्होंने जो है मार्केट जाके उन्होंने हल्दीराम के लड्डू जो आते हैं वो मंगा लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो मिठाई हो गया, और यही वही लड्डू, उन्होंने कहा ये घर में लड्डू खिलाने का रिवाज है तो ये लड्डू हम खिला रहे हैं अपनी बेटी। तो मैंने कहा ये लड्डू थोड़ी ना होते भाई, वो अलग लड्डू होते हैं। उन्होंने कहा आप कौन गाँव बुलाएगा, मम्मी यहाँ आएंगी तब देखेंगे यहाँ पे कहाँ उठा पटक करेंगे। तो मैंने समझाया उनको कि एक्चुअली में आप जिनको आप पुराने कस्टम थे, पुराने रिवाज थे, आजकल तो मार्केट में सब बना बनाया मिलता है, तो जो इस तरह की धारणा रखते हैं ना, वो असली में हमारे कल्चर को समझते ही नहीं है वो लोग। हमारे कल्चर में हमारी जिन दादी माँ को और जिन नानी को आप सोचते हैं ना कि उन्हें कुछ नहीं मालूम है, वो बोलेंगी बहू के बच्चा हुआ है तो लड्डू वड्डू बन जाए घर में। लोग कहेंगे कि जो है वो इस बुढ़िया ने लड्डू खाना होगा इसलिए बनवा रही लड्डू, लोग ऐसा सोचते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो समझते ही नहीं है कि उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उन्होंने देखा है, उनने कहा किससे देखा, जब उनके बच्चे हुए तो उनकी सास ने बनाया, उनके घर में बताया, उनने उनके पहले सीखा। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो ना, ये बहुत काम का है। मैं कहता हूं कि इसको रिकॉर्डेड होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, उसका साइंटिफिक एविडेंस जुटाना चाहिए, हर नॉलेज का वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढ के उसको सर्टिफाई करना चाहिए, भाई ये अच्छी चीज है। आज घरों के बाहर जूते निकालना, बाहर से आने पे हमारे यहाँ पे रिवाज था कि बाहर से कोई आदमी अंदर आएगा तो हम जो है वो उसके पैर में बाहर धुलाएंगे कि जो है वो जो है पाद प्रचलन बोलते थे, क्या बोलते थे कि वो जरूरी था कि भैया तू बैक्टीरिया वायरस के अंदर ना आ जाना। ठीक है, आपको पता है कि छोटी सी बात बता रहा हूं, 2-5 मिनट लूंगा आपके में, कि आपने देखा होगा कि घरों में, गांव में आज भी जाएंगे तो घरों में दरवाजे छोटे होते हैं, हाइट दरवाजों की कम होती है, झुक के अंदर जाना पड़ता है। मैं जब भी अपने नाना जी के घर जाता था, मैं बोलता था कि हर बार मेरा सिर जो है दरवाजे टकराया जाया करता था। मैं बोलता था कि नाना जी की हाइट कम है इसलिए उन्होंने छोटे दरवाजे बनवाए हुए। वो बोलते थे, कभी सुन लिया उन्होंने इस बात को, मुझसे बोले इधर आओ। हमने कहा बब्बा बोलते थे। हाँ बब्बा। बोले ये दरवाजे छोटे मालूम क्यों होते बेटा? मैंने पूछा नहीं मालूम। बोले इसलिए नहीं है कि मेरी हाइट कम है, इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि आप अपने घर में जब घुसते हैं ना तो आपको घर में झुककर अंदर जाना चाहिए। मेरे को समझ में बात नहीं आई। फिर बाद में मेरे को किसी ने बताया कि एक्चुअली में इसलिए होता है कि पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। सुनिए बात, इंटरेस्टिंग बात, पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी,
गांव में यदि आप जो है वो जब कभी आप घर और घर जो है कच्चे खेतों के आसपास घर हुआ करते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में सांप घुसा हो और आप देख ना पाए और सांप काट दे आपको। जब आप सिर झुकाएंगे तो नीचे आपकी तरफ फर्श पे आपकी नजर जाएगी, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, आप देख पाएंगे कि कहीं वो सांप वगैरह तो वहां पर नहीं है। ठीक है, फिर वहां पे प्रथा थी जो है वो गोबर से लीपने की प्रथा थी। तो उसका पर्पज ये था कि कोई बेल बाम्बी कुछ बन रहा हो तो वो दिख जाए आपको के, और आप वहां पे डिसइंफेक्ट कर सके जगह को। तो मतलब सोचिए, जज मत कीजिए इस चीज को आप के, इसको सोचिए कि ट्रेडिशनल नॉलेज में कितना साइंटिफिक आधार छिपा हुआ था, और वो केवल हमारे भारत में नहीं है, वो अरब में भी, ये सब जगह पे वही है। हम मॉडर्न बनते आते हैं तो हमें लगता है कि हम उस जड़ों को यदि हम बात करेंगे तो शायद हम पिछड़े महसूस करेंगे। मैं कहता हूं नहीं, उसमें विज्ञान ढूंढिए, आप पाएंगे कि विज्ञान साइंस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वही वाली बात है कि अब ये लड्डू पे बात शुरू हुई थी, बात कहां से कहां पहुंच गई। बात इतनी सी है कि भाई लड्डू के अंदर गोंद डलती है, और ये गोंद जो है पेड़ों से मिलती है, पेड़ों पर जैसे लिखा दिख रहे हैं आप, ट्री पर इस प्रकार से ये लगी होती है। तो ये मार्केट में आपको जो है वो गोंद ये अवेलेबल होती है, और इसके अंदर बड़ी सारी मेडिसिन वैल्यू होती है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है, ये जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इनमें एंटी कैंसर बेनिफिट होते हैं, इनमें वेट लॉस में हेल्प करती हैं के, और ये डाइजेशन को भी प्रॉपर करती है। तो ये इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ अब जितने केमिकल की मैंने बात की ना, वो सारे केमिकल को एनसीईआरटी ने छिपा के एक टेबल में डाल दिया। उसने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और तुम ढूंढते रहो भाई बैठ के इसके बारे में ना। गीतन सर तुम्हारे पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो हमने तो लिख दिया है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने कहा एनसीईआरटी वाले बाबू तुमने लिख दिया, लेकिन हमने सब समझ लिया उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हम देख रहे हैं यहां पे, एक तरफ लिखे एक दो कॉलम इसमें। ठीक है, तो पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट है बेटा? कैरोटेनॉइड और एंथोसायनिन, दोनों की बातें की हमने, दोनों को देखा अभी हमने। ठीक है, एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडिन, दोनों के दोनों किससे मिलते हैं बेटा? पॉपी प्लांट से मिलते हैं। कोडिन जो होता है, कोडिन का इस्तेमाल हम जो है किसके लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल हम जो है कफ सिरप में करते हैं, खांसी की दवा होती है, एंटीटसिव केमिकल होता है, खांसी को रोकता है। ठीक है, फिर टर्पेनॉइड्स को देखा हमने, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन, इनको देखा हमने, इनके मेडिसिन वैल्यू की बात की हमने। ठीक है, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल को देखा हमने, सिम्बोपोगॉन सिट्रेट से मिलता है। टॉक्सिन की बात की हमने, एब्रिन और रिसिन, एब्रस पिक्टोरियस से एब्रिन मिलता है, रिसिनस कम्युनिस से रिसिन मिलता है। लैक्टिन की बात की, उसका मेडिसिनल रोल देखा हमने कि टी सेल को स्टिमुलेट करता है, कॉन्केवलेंट है। ठीक है, फिर ड्रग्स के बारे में बात की हमने, दवाओं के बारे में के, बिनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन, इसको देखा हमने। देन पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर की बात की हमने के, गम्स की बात की हमने, एंड सेलुलोज को तो हम जानते हैं, हमारा पुराना परिचित है। तो हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल को ध्यान से देखा। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, while primary metabolite have identifiable functions and play known role in normal physical process के, we do not at the moment understand the role of the function of all the secondary metabolite in host organism के। देखिए हम जानते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या काम करता है, क्या उनका फंक्शन है, लेकिन अभी हम जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या काम करते हैं, क्या उनका फंक्शन है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। कि हालांकि हमें इतना पता है कि हम बहुत स्वार्थी लोग हैं, और हमको पता लगा के अपने लिए हमने उसका इलाज ढूंढ लिया। देखो प्लांट के अंदर क्यों बना ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना पता है कि उन केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने उससे रबर निकाल लिया, दवाएं निकाल ली, मसाले निकाल लिए, सेंट निकाल लिया, हमने पिगमेंट्स निकाल लिए हमने उनका इस्तेमाल। भाई जो डाई होती है, कई नेचुरल डाई होती है, नील होता है, हल्दी होती है, नेचुरल डाई है उठके, तो ये सब निकाल लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के, कई सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। मैंने कहा ना बेटा, कलरफुल जो फ्लावर होते हैं, कलरफुल जो आपके फल होते हैं, वो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एनिमल अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं, ठीक है, नाइट जास्मिन बोलते हैं, रात रानी बोलते हैं इसको, रात में खिलने वाले फ्लावर होते हैं, उनमें तेज गंध होती है उनमें, और वो तेज गंध इसलिए होती है क्योंकि रात में कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो रात में जो चमगादड़ है, बैट है,
जो फलों पर के रस पीते हैं, वो जो फूलों का नेक्टर लेते हैं, वो चमगादड़ वहां पर विजिट कर सके। ऐसे फ्लावर भी होते हैं जो बेट से, चमगादड़ से या बेट से पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो उनको फ्लावर को पहचानने के लिए तेज गंध चाहिए, तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आ गया। अब चमगादड़ से बात याद आई, एक बड़ा अच्छा मैंने भी फॉरवर्ड मैसेज कहीं पढ़ा मैंने, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दुनिया आगे दौड़ रही थी, तरक्की हो रही थी, विज्ञान अपना काम कर रहा था, हम सब लोग जो है अपनी अपनी जिंदगी में खोए हुए थे, तभी किसी नालायक ने चमगादड़ खा ली और हम सब घरों के अंदर बंद हो गए। ठीक है, ये मेरे को व्हाट्सएप पे मिला मैसेज है और आई लाइक दिस मैसेज कि यार एक्चुअली में सच्चाई तो यही है कि भाई चमगादड़ से हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन ये है कि पेंगोलिन से, तो साइंटिस्ट कह रहे हैं पेंगोलिन या चमगादड़ में से कोई एक सोर्स का हो सकता है चाइना से, लेकिन वही वाली बात है ना कि पूरी दुनिया जो है वो खतरे में आ गई। चलिए तो अब फिर से एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं हम, है ना, अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा और, है ना, ठीक। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। देखो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, के सभी कंपाउंड जो आपको एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब जो छानने पे छन जाते हैं, एंड एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में आपने टिश्यू को डिसॉल्व किया, आपने फिर छान दिया, तो छानने पे छन गए जो एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है, उन सभी केमिकल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 से लेके 800 डाल्टन होता है। ये मैंने बताया था आपको। डेफिनेशन कहती है कि 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा, अधिक होगा तो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहती है कि कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल आपको जो मिलेंगे वो मिनिमम 18 डाल्टन का होगा, मैक्सिमम आपका 800 डाल्टन का होगा, ठीक है। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आपको केवल 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, पॉलीसेकेराइड्स मिलेंगे और लिपिड मिलेंगे आपको, ठीक है। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, लिपिड को छोड़ दें आप, केवल लिपिड को छोड़ दें आप, तो बाकी सभी जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। मैंने कहा ना, डेफिनेशन तो बोलती है कि यदि 1000 डाल्टन से ऊपर का वेट होगा तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बोलती है, जो सच्चाई है वो ये है कि आपको जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेगा वो 10,000 डाल्टन या उससे अधिक वेट का होगा, ठीक है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनका वेट कम था माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका अधिक था मैक्रोमोलिक्यूल। वन दोज व्हिच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रिफर्ड एज द माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपली द बायोमोलिक्यूल, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है अधिक होता है एंड जो आपको एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने मिलते हैं उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं हम, या बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये बताया एनसीईआरटी ने कि भाई हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, जो एसिड सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, और जो एसिड इनसॉल्युबल में प्रेजेंट है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, एक्सेप्ट लिपिड को छोड़ के, ठीक है ना। दीज मॉलिक्यूल्स आर in the insoluble fraction with the exception of lipid are polymeric substances, ठीक है। लिपिड पॉलीमर नहीं होते हैं, याद रहे, लिपिड आर नॉट पॉलीमर, के लिपिड को छोड़ दें तो जो प्रोटीन है, जो पॉलीसेकेराइड है और जो आपके न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर होते हैं, ठीक है। प्रश्न उठता है कि then why do lipid whose molecular weight is do not exceed the 800 डाल्टन, लिपिड जिसका molecular weight 800 डाल्टन से ऊपर नहीं होता है, वो क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होता है, क्यों मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन के अंदर हमको देखने मिलता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिपिड की प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा होता है, हाइड्रोफिलिक नहीं होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल molecular weight compound and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane, ठीक है। लिपिड जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं, लेकिन सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन के फॉर्म में होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट की मेम्ब्रेन को बांटते हैं उठ के। जब हम टिश्यू को ग्राइंड, व्हेन वी ग्राइंड टिश्यू, जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, तब हम सेल के स्ट्रक्चर को तोड़ रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, तब सेल मेम्ब्रेन और बाकी दूसरी मेम्ब्रेन भी टूट जाती है टुकड़ों में, और वो छोटे छोटे वेसिकल बना लेती है, और ये वेसिकल कहते हैं मिसेल, मिसेल वेसिकल कहते हैं, मिसेल बोलते हैं, छोटे छोटे वेसिकल बना लेती हैं। और ये वेसिकल जो होते हैं क्यों बनते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक, मिसेल क्यों बनते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के कारण बनते हैं। वाटर में घुलना नहीं है इनको, इसलिए लिपिड जो है अपने आप को पैक कर लेगा, वो छोटे छोटे से गोले बन जाएंगे जिनको मिसेल बोलते हैं हम, ठीक है।
Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool. जब आप छानोगे तो चूंकि ये लिपिड मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल नहीं है, इन्होंने क्या किया, लिपिड मॉलिक्यूल ने अपने आप को वाटर से बचाने के लिए इन्होंने गोल गोल स्ट्रक्चर बना लिया। इन्होंने, जिनको हमने क्या बोला, मिसेल बोला हमने, मिसेलर वेसिकल बोला इनको हमने, या लिपिड वेसिकल्स बोला इनको, वो बन गए। अब ये छन नहीं पाते हैं उससे, चीज क्लॉथ से, कपड़े से छन नहीं पाते हैं, इसलिए ऊपर रह गए। तो लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते, ये माइक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन ये वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए ये एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। देखिए मैंने कहा ना, पहले भी कहा था आपसे मिनट के, कि जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन को वो शो करता है। ठीक है, the macromolecules from cytoplasm and organelle become the acid insoluble fraction के, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल पाए जाते हैं और जो सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो आपको इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर देखने मिलेंगे, वो छन नहीं पाएंगे। टुगेदर दिस रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म के। जब आप एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल के, यानी जो रिटेंटेड है, जो नहीं छना है और जो छन गया, दोनों को मिलाकर एक साथ बात करेंगे तो वो एक टिश्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा। के वाटर सबसे अधिक मिलने वाला केमिकल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अधिक जो केमिकल प्रेजेंट है वो क्या है, वो होता है बेटा वाटर होता है। क्लियर? देन अभी ये सब पढ़ चुके हैं हम, अभी हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देख रहे हैं हम, ताकि एनसीईआरटी में क्या लिखा वो समझ में आए। मैं पहले भी कह दूं आपसे, कई बार आपको ऐसा लगेगा बेटा, कई बार लेक्चर में आपको ऐसा लगेगा कि सर तो रिपीट कर देते हैं, तो बेटा वो रिपीटेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। कई बार हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी पढ़ना होता है कि वैसा वैसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो समझने के लिए। तो इसलिए ये टाइम का क्षरण नहीं है बेटा, ये टाइम का राइट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए The acid insoluble, हम बात कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड की। The acid insoluble pellet also has polysaccharide, जो आपका छना नहीं है, जो रिटेंटेड है, उसके अंदर जो है पॉलीसेक्राइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल का एक क्लास होता है। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, दे आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने। दे आर थ्रेड्स, लिटरली कॉटन, ये धागे के समान होते हैं, जैसे कॉटन थ्रेड होता है। जो कॉटन थ्रेड होता है बेटा वो किससे बना होता है, वो सेलुलोज से बना होता है। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide। ग्लूकोज से बना होता है, ये मोनोसेक्राइड होता है, ये एक होमोपॉलीमर होता है, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है ग्लूकोज है। जो सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जानते हैं। स्टार्च भी इसी तरह का होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और स्टार्च में एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने। एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, किस तरह का होता है ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है ना। इन्यूलिन एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ये भी देखा हमने के, ठीक, ध्यान दीजिएगा के। इन पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन की बात करें, द राइट एंड इज कॉल्ड दी रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड इज कॉल्ड दी नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसका मतलब ये है कोई भी पॉलीसेक्राइड जो होता है उसका देखो, उसका उसमें जो आपका मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, जो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो किससे रिएक्ट करता है, वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, और वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में कन्वर्ट करता है, यानी वो उसका रिडक्शन करता है। तो एक सिरा ग्लूकोज का ऐसा होगा जो रिड्यूसिंग एक्शन कर पाएगा, जो केमिकल रिएक्शन दे पाएगा, तो वो सिरा जो है क्या कहलाएगा, उसे हम रिड्यूसिंग एंड बोलेंगे पॉलीसेक्राइड में। क्योंकि यदि कोई पॉलीसेक्राइड ग्लूकोज से बना है तो उसमें एक ग्लूकोज का बिगिनिंग होगा और लास्ट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो पहले वाले का जो ग्रुप फ्री होगा और आखिरी वाले का जो ग्रुप फ्री होगा उसमें फर्क होगा बेटा। देखो ना, मान लो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं, ब्लॉक बनाया हमने, एक ब्लॉक के सेट के। अब अगला ब्लॉक जुड़ा है इससे, ये ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं, अगला ब्लॉक से जुड़ा है, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, बॉन्ड बना, यहाँ पे ये बॉन्ड बना। तो देखो पहले वाले ब्लॉक का ये हिस्सा फ्री है, दूसरे वाले ब्लॉक का ये हिस्सा फ्री है। तो हमने कहा ये वाला हिस्सा मान लो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में कन्वर्ट करता है और ये वाला नहीं कर पाता है, तो ये वाला रिड्यूसिंग एंड हो गया, ये वाला नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया, याद रखना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। फिर
स्टार्च में ब्रांचेस होती है, देखिए लिखा हुआ है इन्होंने खुद को, स्टार्च है ब्रांचेस। अब ये ब्रांच क्या होती है बेटा के, मैंने कहा था एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक ना। एमाइलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है इसके। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। स्टार्च में आयोडीन फंस जाता है क्योंकि ब्रांचिंग होती है, इसलिए स्टार्च आयोडीन साथ में ब्लू कलर देता है, जबकि सेलुलोज में आयोडीन नहीं फंस पाता है, इसलिए सेलुलोज में जो है सेलुलोज की जो हेलिक्स होती है वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाती है, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन से सेलुलोज रिएक्ट नहीं करता है, जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन उससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, जानते हैं अच्छे से हम, ठीक है ना। पेपर जो होता है, प्लांट पल्प पेपर जो होता है वो, और कॉटन फाइबर ये भी सेलुलोज से बना होता है, ठीक। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, प्रकृति में कई आपको जटिल प्रकार के पॉलीसेकेराइड भी देखने मिलते हैं, ठीक है। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक एमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर के, ग्लूकोसामाइन एंड एस्टर ग्लूकोसामाइन के। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो कई प्रकृति में आपको कॉम्प्लेक्स आपको जो है वो पॉलीसेकेराइड भी आपको देखने मिलते हैं बेटा। और ये क्या होता है, इनमें आप जो है मॉडिफाइड शुगर होंगी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि काइटिन किसका पॉलीमर है, काइटिन इज पॉलीमर ऑफ दी किसका बेटा, वो एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। फिर क्या लिखा है इसमें, एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोडा, मैंने बताया था आपको आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटल में क्या फैलता है, काइटिन पाया जाता है। फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन होता है, वहां पर आपको जो है काइटिन देखने मिलता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, और दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। क्या, तो ध्यान दीजिए, पुरानी एनसीईआरटी में करेक्शन नहीं हुआ है, उसमें इसको हेट्रोपॉलीमर लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं जो है वो जो रीप्रिंट न्यू रीप्रिंट एनसीईआरटी जिसमें बकायदा क्यूआर कोड वगैरह दिए गए हैं बेटा, ये मेरे पास में न्यू देखिए सितंबर 2019 में प्रिंटेड के, सितंबर 2019 में प्रिंटेड मेरे पास में एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर देखिए इसका, बता कि एकदम अटेंटिव रहना है हमको चीजों को लेकर, ठीक है ना। पेज नंबर 149 आखिरी फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। ये पुरानी एनसीईआरटी में इसको हेट्रोपॉलीमर लिखा हुआ था, तो इसको करेक्ट किया गया है इसमें, क्योंकि काइटिन क्या होता है, काइटिन होता है होमोपॉलीमर होता है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। चल नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन की बात करेंगे, कब से बेटा, नेक्स्ट क्लास के, नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है वो आज हमने क्या किया, जितना हमने अब तक बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था तो उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को देखा हमने, और जो हमने अब तक आगे बढ़ चुके थे उसको हमने एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हमने देखा। तो नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन के ऊपर, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए और जोश में रहा करो यार पूरे समय के, नहीं जब तक जोश में नहीं रहेंगे ना तो एग्जाम में मजा कैसे आएगा, नहीं पता चला सर कितना बैकलॉग हो गया है, मुझसे नहीं बन रहा है, नहीं, ठीक है। कमांडो शुड बी ऑलवेज इन एनर्जी, ठीक है ना, मतलब ऊर्जा में रहिए, पॉजिटिव सोचिए कि इस साल हम बैठ के अपने घर की टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, अगले साल तो हम मेडिकल कॉलेज के में होंगे, ठीक है। बदल दो बेटा जिंदगी, यही मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम मौके मिलते जिंदगी बदलने के। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.